हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसियाना आस्के का भाग 29। राकेश को जो तस्वीरें मिली वो आदित्य और मोना की थी। आदित्य ने जब देखा तो वह सोच में पड़ गया, ये मोना की ही कोई ना कोई घटिया चाल है। अब वह अपने पापा को सच बता पाता, इससे पहले ही उन्होंने उसे थप्पड़ रसीद करके चुप करा दिया और अंदर चले गए। घर में मेहमान थे और अभी अभी घर में नया मेहमान आया है, तो राकेश ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। वह नहीं चाहता था घर में किसी को आदित्य की इस हरकत के बारे में पता चले। राकेश अपने कमरे में चले आए। राधा ने उनको परेशान देखा तो उनके पास आई और कहा, क्या बात है जी, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। राकेश राधा की ओर पलटे कुछ कहते, इससे पहले ही आदित्य वहां आ गया और कहा, पापा एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। राकेश ने आदित्य की ओर देखा भी नहीं और राधा से कहा, राधा इसे कहो इसी वक्त यहाँ से चला जाए। पापा मेरी बात तो। आदित्य ने कहना चाहा, राधा इससे कहो जाए यहाँ से। राकेश ने फिर गुस्से से कहा, एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए, वो कुछ कह रहा है। राधा ने डरते हुए कहा, तो राकेश जी बोले, कुछ नहीं सुनना है मुझे, बहुत सुन चुका हूँ मैं इसकी सफाई। इसे कहो अभी और इसी वक्त यहाँ से चला जाए। राधा आदित्य से जाने के लिए कहती, इससे पहले ही आदित्य वहां से चला गया। राधा राकेश के पास आई और कहा, क्या बात हो गई, आज से पहले आपको इस तरह गुस्सा करते नहीं देखा। तुम्हारे बेटे ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा राधा। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। ऐसा क्या किया उसने? राधा ने घबरा कर पूछा। राकेश ने राधा को सारी बातें बता दी। राधा मोना का सच जानती थी, इसलिए उसने राकेश से कहा, देखिए जी, वो लड़की सिर्फ आदित्य को फंसा रही है। आप सच नहीं जानते, इसलिए आदित्य को गलत समझ रहे हैं। बात सही और गलत की नहीं है राधा। आदित्य ने उसके साथ रिश्ता। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है कि उसने ये सब। आप ठंडे दिमाग से सोचिए, उसे एक मौका तो दीजिए खुद को सही साबित करने का। राधा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं राधा, उसकी गलतियों को हर बार नजरअंदाज किया है मैंने, और अब नहीं। उसने जो किया है वो सही नहीं है। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। कहते हुए राकेश कमरे से बाहर निकल गए। मेरी बात तो सुनिए। पीछे खड़ी राधा कहते ही रह गई, लेकिन राकेश ने ध्यान नहीं दिया। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये कैसी मुसीबत आई थी? कुछ दिनों से सब अच्छा चल रहा था और ऐसे अचानक मुसीबत आ गई। राधा वहीं बिस्तर पर बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। राकेश का गुस्सा वह जानती थी। राधा परेशान थी, अकेले बैठी थी कि उधर से गुजरते हुए दादू ने राधा को देखा तो कमरे में चले आए और कहा, अरे राधा बेटा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? घर में इतने सारे काम बाकी हैं, रस्में बाकी हैं। राधा ने कुछ नहीं कहा तो दादू उसके सामने आकर बैठ गए और कहा, क्या बात है राधा, क्या हुआ? दादू के सामने राधा फपक पड़ी और कहा, कुछ सही नहीं हो रहा है पिताजी। किसी ने उनके पास मोना और आदित्य की तस्वीरें भिजवा दी और उन्हें देखकर वो आदित्य से नाराज हैं, गुस्सा हैं और गुस्से में वो उसके लिए कोई गलत फैसला ना ले लें, सोचकर मन घबरा रहा है। वो न सच जानते हैं न जानना चाहते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? दादू ने सुना तो उनके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने सुस्त आवाज में कहा, राकेश को सच बताने में तुमने बहुत देर कर दी राधा। अगर वक्त पर तुम उसे सच बता देती तो आज बच्चों को परेशान नहीं होना पड़ता। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है। अनामिका को भी अब तक सच कहाँ बता पाई हूँ। सब गलत हो रहा है। तुम चिंता मत करो, राकेश से मैं बात करूँगा, उसे समझाऊंगा। जल्दी ही कोई हल निकल जाएगा। एक गलती तुम कर चुकी हो, अब अनामिका से सच छुपाकर दूसरी गलती मत करो। आसाम आकाश का रिसेप्शन है, उसके बाद अनामिका को सच्चाई बता दो राधा। यही सही वक्त है। अब तक उसे तुम पर भरोसा ही हो चुका है, तो वो जरूर समझेगी। अब उठो और बाहर चलो। इस तरह अकेले रहोगी तो घर में सबको शक हो जाएगा। कहते हुए दादू उठे और बाहर निकल गए। राधा ने भी बाथरूम में जाकर मुंह धोया और चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर बाहर आ गई। आदित्य बहुत परेशान था। उसे मोना पर गुस्सा भी आ रहा था। वह अपने कमरे में आया। उसने मोना को फोन लगाया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डैड को फोटो भेजने की? हैव यू लॉस्ट इट?
रिलैक्स बेबी, एक ना एक दिन तो ये सच सामने आना ही था, मोना ने शांति से कहा। सच क्या है ये तुम अच्छी तरह जानती हो मोना, ये तुमने ठीक नहीं किया है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, जस्ट शट अप मोना। और कैसा प्यार? तुम जो कर रही हो वो एक जिद है, प्यार नहीं, आदित्य ने तेज आवाज में कहा। तो मोना बोली, जिद समझो या प्यार, लेकिन जो मेरा है वो किसी और का ना हो सकता है और ना मैं होने दूंगी। तुम पागल हो मोना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। एक पल को लगा था कि तुम बदल जाओगी, लेकिन तुम आज भी वही हो, बददिमाग। तुम्हें प्यार का मतलब भी नहीं पता। अपनी घटिया सोच और इरादों को तुम प्यार का नाम दे रही हो। सेम ऑन यू मोना। ओ रियली? तुम्हें उस अनामिका से प्यार नजर आता है ना? ऐसा क्या है उस लड़की में जो मुझ में नहीं है? मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ और तुम उस अनामिका से प्यार करते हो। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं बेबी। गलत पंगा लिया है उसने मुझसे। अगर अनामिका को तुमने जरा भी नुकसान पहुंचाने का सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मोना। हाँ, करता हूँ मैं उससे प्यार, और बेइंतहा प्यार करता हूँ। तुम्हारा ये खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब तक मैं पापा की वजह से चुप था, तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त की, लेकिन अब और नहीं मोना। ओ सो स्वीट ऑफ यू बेबस। तुम मोना का कुछ नहीं कर सकते। पहले तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊं, फिर देखना कैसे उस अनामिका को तुम्हारी जिंदगी से और इस घर से निकालती हूँ मैं। मोना ने आदित्य का मजाक उड़ाते हुए कहा। मोना, आदित्य आगे कुछ कहता, इससे पहले ही मोना ने फोन काट दिया। आदित्य ने गुस्से से फोन दीवार से दे मारा। फोन के साथ साथ बिखर चुका था आदित्य का मन भी। वह वहीं बैठकर सोचने लगा। इस स्थिति में उसके दिमाग ने काम करना लगभग बंद कर दिया था। नीचे आकाश और नीता की रस्में चल रही थी। सभी खत्म होते होते 12 बज चुके थे। सभी नाश्ता करके आराम करने लगे। नीता को गेस्ट रूम में ही रखा गया। आकाश, सुमित, जीजू ऊपर के कमरे में चले आए। थकान के कारण उन्हें नींद आ गई। अनामिका भी राधा के कमरे में आकर काव्या के साथ लेट गई और उसे नींद आ गई। मेहमान एक एक करके जाने लगे। राकेश और राधा ने सबको अच्छे तोहफे और मिठाइयों के डिब्बों के साथ विदा किया। सुनीता, लक्ष्य, सुमित, जीजू की फैमिली और एक दो मेहमान और रुक गए। राकेश ने घड़ी देखी और बाहर निकल गए। दादू ने उससे बात करनी चाहिए तो उसने कहा कि वह किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। राधा को आदित्य का ख्याल आया तो वह ऊपर उसके कमरे के सामने आई। दरवाजा बंद पाकर वह वापस नीचे चली आई। इस वक्त आदित्य के मन का हाल अगर कोई समझ सकता था तो वो थी राधा। राधा नीचे आ गई। दादू ने उसे देखा तो अपने पास बुलाया और कहा, तुमने कुछ खाया? आदित्य ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। पता नहीं उस पर क्या गुजर रही होगी इस वक्त। पहली बार उन्होंने आदित्य पर हाथ उठाया है। तो दादू बोले, तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, तुम एक माँ हो। हमारा आदित्य बहुत समझदार है, वो इस परेशानी का कोई न कोई हल जरूर निकाल लेगा। ये सुनकर राधा खुश ही गई और कहने लगी, उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है? अच्छे लोगों के भगवान हमेशा परीक्षा लेता है। तुम जाकर कुछ खा लो। राकेश के आने पर मैं उससे बात करके समझाता हूँ। राधा किचन की ओर चली आई। उसने मुश्किल से 2 निवाले खाए और कमरे में चली गई। अनामिका और काव्य को सोया देखकर राधा ने पास पड़े कंबल उन दोनों को ओढ़ा दी। उसने अनामिका के सर पर प्यार से हाथ फिराते हुए मन ही मन सोचा और कहा, मुझे माफ करना अनामिका, इतने दिन मैंने तुम्हें सच से दूर रखा, पर अब वक्त आ गया है जब तुम्हें एक सच और जानना है। राधा वहां से हटकर कमरे में बिखरे सामान को व्यवस्थित करने लगी। शाम को आकाश के रिसेप्शन की सारी तैयारियां हो चुकी थी। ग्रीन लहंगे और रेड दुपट्टे में नीता बहुत प्यारी लग रही थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में लाल चूड़ा पहने वह बहुत प्यारी लग रही थी। आकाश के साथ स्टेज पर खड़ी थी। अनामिका, अपनी जीजू, लक्ष्य, सुनीता और तनु सभी मौजूद थे। आदित्य को वहां न पाकर जीजू ने अनामिका से पूछा, ये साले साहब कहाँ हैं? पता नहीं जीजू, हमने भी सुबह से नहीं देखा है। रुको मैं फोन लगाता हूँ, कहते हुए जीजू ने जेब से फोन निकाला और आदित्य का नंबर डायल किया, लेकिन फोन बंद था। जीजू ने कहा, उसका फोन बंद आ रहा है, वो नालायक अभी तक सो रहा होगा, मैं उसे लेकर आता हूँ, आप सब लोग एंजॉय करो। जीजू वहां से निकल गए। आदित्य के कमरे के सामने आए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद आदित्य ने दरवाजा खोला।
उदास चेहरा, थकी आंखें देखकर जीजू ने कहा, कमाल है साले साहब, वहाँ बड़े भाई का रिसेप्शन चल रहा है, यहाँ आप मजे से सो रहे हैं। चलो जल्दी से तैयार होकर नीचे चलो, यार सब मिस कर रहे हैं तुमको। तो आदित्य ने पूछा, पापा कहाँ हैं? मौसा जी तो नीचे ही हैं, नीता के घर से मेहमान आए हैं, उनके साथ हैं। क्या हुआ, सब ठीक है ना? जीजू ने पूछा। नहीं जीजू कुछ नहीं, आप चलिए मैं आता हूँ, जल्दी आना, कहकर जीजू चले गए। आदित्य का नीचे जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसके ना जाने की वजह से घर में सबको पता चले। वह तैयार होकर नीचे चला आया। आज उसके होठों पर मुस्कुराहट और चेहरे पर रोज वाली खुशी नहीं थी। आदित्य जीजू के पास आकर खड़ा हो गया। अनामिका ने उसकी ओर देखा तो आदित्य फीका सा मुस्कुरा दिया। अनामिका ने देखा आदित्य आज कुछ उदास है, फिर उसे लगा कि शायद थकान की वजह से ऐसा हो। सभी प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे थे। घर के लोगों ने आकाश और नीता को आशीर्वाद और तोहफे दिए। आशीर्वाद होने के बाद राकेश स्टेज पर आए और कहने लगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मेरे बड़े बेटे आकाश की शादी हुई है और वो बहुत प्यारी बिटिया हमारे घर आई है। इन दोनों को आने वाले सुखी जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी तालियां बजाने लगी। राकेश रुका और फिर आगे कहने लगा, आज इस खुशी के मौके पर मैं आप सबको एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं अपने छोटे बेटे आदित्य को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। आदित्य यहाँ आओ। सबकी नजरें नीचे खड़े आदित्य पर चली गई। आदित्य ने जब अपना नाम सुना तो उसका दिल किसी अनहोनी के डर से धड़कने लगा था। वह राकेश के पास चला आया। आदित्य को बिल्कुल अंदाजा नहीं था राकेश ने उसे वहां क्यों बुलाया है। आदित्य जब स्टेज पर आया तो राकेश ने उसके कंधों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आज इस खुशी के मौके पर मैंने आदित्य के लिए एक जीवन साथी चुनने का फैसला किया है और वो है मोना। आदित्य ने जैसे ही सुना उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वहां मौजूद लोग ताली बजाने लगे। आदित्य के साथ साथ जीजू, तनु, अवनी, लक्ष्य, आकाश, नीता और राधा भी हैरान थे। और बेचारी अनामिका, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर। भगवान उसके प्रति इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। वह भीगी आंखों से सामने खड़े आदित्य को देख रही थी, जो कि चुप था। आदित्य ने राकेश को देखा और उसकी आंखें उस वक्त नम थीं। तो राकेश ने उसका कंधा दबाते हुए धीरे से कहा, आज शाम मैं उस लड़की से मिला, वो सब कुछ भूलकर तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। मैंने तुम्हें हर तरह की आज़ादी दी है बेटा, लेकिन एक लड़की की जिंदगी खराब करने की आज़ादी मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा, वह क्या करे। दिल किया यहाँ से चला जाए, लेकिन राकेश का हाथ उसके कंधों पर था। एक बार वह राकेश को ठेस पहुंचा चुका था, लेकिन दोबारा नहीं। पर वह अनामिका को इस तरह चुप देखकर आदित्य और ज्यादा दुखी था। अनामिका और आदित्य दोनों नम आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। जीजू को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा, ये साले साहब चुप क्यों हैं, बोलते क्यों नहीं? जो हो रहा है गलत हो रहा है। मैं अभी मौसा जी को रोकता हूँ। जीजू जैसे ही आगे बढ़ने को हुए, अनामिका ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया और नामे गर्दन हिला दी। जीजू बेबस हो गए, लेकिन उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी राकेश ने आगे कहा, मोना भी हमारे बीच ही है, तो मैं उसे स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। मोना यहाँ आओ बेटा। भीड़ से निकलकर मोना स्टेज पर आई। उसने काले रंग का गाउन पहना हुआ था। वह मुस्कुरा रही थी। उसने आदित्य को देखा और अदा से अपनी बाईं आंख दबा दी। आदित्य का दिल अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था और वह उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। आकाश ने मोना को वहां देखा तो उसने एक कोशिश की और राकेश के पास आकर कहा, पापा एक बार आदित्य से तो पूछ लीजिए वह मोना से शादी करना चाहता भी है या नहीं। मैं फैसला कर चुका हूँ बेटा। तो आकाश वापस नीता की ओर आकर खड़ा हो गया। बेचारी नीता कुछ वक्त पहले ही इस घर में आई थी और उसे ये सब देखने को मिल गया। उसने आदित्य का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। सभी आदित्य और मोना के लिए तालियां बजा रहे थे। राकेश स्टेज से नीचे आ गया। आदित्य भी नीचे चला आया। मोना तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वही अनामिका का दिल टूटा हुआ होने के बावजूद भी वह मुस्कुराते हुए सबसे मिल रही थी। सभी आदित्य और मोना को बधाइयां दे रहे थे।
जैसे ही दोनों अनामिका के सामने आए, अनामिका ने आदित्य और मोना को देखकर कहा, मुबारक हो। अनामिका, आदित्य ने कहना चाहा, लेकिन तब तक अनामिका वहां से चली गई। उसकी आंखों में आई नमी को आदित्य साफ देख पा रहा था। जीजू का गुस्सा आदित्य साफ देख रहा था, पर वह उस वक्त कुछ कहने की हालत में नहीं था। जीजू, तनु, अवनी और लक्ष्य बिना आदित्य से बात किए वहां से चले गए। खाने के बाद सभी अपने अपने घरों को निकल गए। राकेश का किया फैसला किसी को पसंद नहीं आया, खुद आदित्य को भी नहीं, लेकिन उनके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दादू ने जब राकेश से बात करनी चाही तो उन्होंने कहा, आपके पोते ने जो किया है उसके बाद कुछ कहने की जरूरत मुझे महसूस नहीं हो रही है पापा। मैंने जो फैसला किया है सही किया है। दादू इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। कोई भी पिता उस जगह होता तो वह चीज कभी स्वीकार नहीं करता शायद, और राकेश ने भी अपनी तरफ से सही फैसला किया। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए राकेश ने मोना से घर पर ही रुकने को कहा। आदित्य परेशान सा लॉन में बैठा था। वह अनामिका को किसी भी हाल में बताना चाहता था। वह उठा और अंदर चला आया। उसने देखा अनामिका सामान उठाने में रघु की मदद कर रही थी। आदित्य ने उसे आवाज दी। अनामिका ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। आदित्य आया, उसने अनामिका की कलाई पकड़ी और उसे घर के पीछे वाले लॉन में ले आया। आदित्य ने अनामिका का हाथ छोड़ दिया। अनामिका वहीं खड़ी आदित्य को देखने लगी। आदित्य उसके सामने यहाँ से वहां घूमने लगा। अनामिका को अपनी ओर देखता पाकर आदित्य ने बेचैनी से कहा, ऐसे मत देखो अनामिका। अनामिका ने पलकें झुका ली तो आदित्य कहने लगा, जब तुम्हें पहली बार देखा था तो बस देखता ही रह गया था। तुम पहली लड़की थी जिसकी आंखों में देखकर बात कर रहा था मैं। उस वक्त थोड़ी पागल लग रही थी तुम मुझे। तुम्हारे आने से पहले मैं हमेशा अपने कमरे में ही नाश्ता करता था, खाना भी वहीं, पर सिर्फ तुम्हें देख सकूं इसलिए नीचे आकर सबके साथ खाना खाता था। मुझे चाय पसंद नहीं थी, पर जब तुम्हें बनाते देखा तो पीने का मन किया और तुम्हारे हाथों से बनी चाय मेरी फेवरेट हो गई। तुम हमेशा मेरी चाय में चीनी डालना भूल जाती हो, लेकिन मैं फिर भी पी लेता था क्योंकि उसमें तुम्हारे हाथों की मिठास होती थी। तुम हमेशा मेरा झूठ बहुत आसानी से पकड़ लेती थी। मुझे किसी की एडवाइस सुनना पसंद नहीं था और इसी के चलते मैंने तुम्हारी किताब फाड़ दी। लेकिन जब उसी किताब को लेकर तुम्हारी आंखों में आंसू देखे तो अच्छा नहीं लगा। एक छोटी सी किताब के लिए पहली बार किसी को रोते देखा था। फिर जब तुम नहीं थी तो पूरा दिन बैठकर उसे चिपकाया और तुम्हारे कमरे में रख दिया। मैंने सोचा नहीं कि मैं किसी की परवाह करने लगूंगा। जब आकाश भाई तुम्हें पढ़ा रहे थे तो पहली बार मुझे जलन की भावना महसूस हुई। मैंने ही उन्हें फ़ोन करके घर से बाहर भेजा ताकि अपनी मुझसे तुम्हें पढ़ने को कहे और मैं तुम्हें देख सकूं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए तुम्हें परेशान करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर जब तुम मेरी परवाह करती थी तो बहुत अच्छा लगता था। एक ही बुरी आदत थी मुझ में और वो थी सिगरेट, पर छोड़ दी इसलिए नहीं कि तुमने छोड़ने को कहा, बस इतने प्यार से किसी ने आज तक रोका ना था। तुम्हारे कॉलेज में स्कॉलरशिप मैंने ही भिजवाई थी क्योंकि उस वक्त तुम्हें उनकी बहुत ज़रूरत थी, पर तुम सच में पागल हो। तुमने उन पैसों से मेरे लिए तोहफा खरीदा। तुम्हारा दिया वो पहला तोहफा आज भी मुझे बहुत पसंद है अनामिका। पायल पहनने से मैंने इसलिए नहीं रोका था कि वो शोर कर रही थी, बल्कि उनकी खनक मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा सुंदर तुम्हारा मन है जो किसी की भी मदद करने को तैयार रहता है। मेरे गुस्से, मेरी चिढ़, मेरे बुरे बर्ताव को भी तुमने हमेशा मुस्कुराकर सहा। मेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारा मुझे सड़ू कहकर बुलाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। जानता हूँ मैं थोड़ा वैसा भी हूँ, लेकिन तुमने मुझे बदल दिया अनामिका। तुम्हारा साथ पाकर सोचने लगा था, हंसने लगा था, जीने लगा था। जबलपुर में जब तुमने रोते हुए मुझे गले लगाया तो बस उसी पल मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैंने जाना कि अब तक जो मैं महसूस कर रहा था वो प्यार ही था। दिल्ली में रहकर तुम्हारी कमी को हमेशा महसूस किया और जब तुम्हारे साथ वो एक्सीडेंट हुआ तो तुम्हारा प्यार वापस खींच लाया मुझे। तुमसे प्यार हो चुका था और वो बढ़ता जा रहा था। तुम्हारी आंखों में हमेशा अपने लिए फीलिंग्स देखी है मैंने अनामिका, पर तुमने कभी कहा ही नहीं। आज जब पापा ने सबके सामने मेरे और मोना के रिश्ते की बात कही तब भी तुम खामोश थी।
पर मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं, या शायद मुझसे भी ज़्यादा, क्योंकि जितना तुम मुझे जानने लगी हो उतना तो कभी मैं भी अपने बारे में नहीं जान पाया था। इतना सब कहकर आदित्य एक पल के लिए खामोश हो गया। उसके दिल में अनामिका को लेकर जितनी बातें थीं सब कह दी। अनामिका ने आदित्य की ओर देखा तो आदित्य अनामिका के पास आया और कहा, मैं जानता हूँ हमारे बीच जो कुछ है वो कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चुप रहकर एक दूसरे को खो देंगे अनामिका। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनामिका, और चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो, मेरा दर्द मेरी तकलीफ महसूस कर सकती हो, मेरी अच्छाई मेरी बुराई सिर्फ तुम ही जानती हो। तुम्हारा साथ रहा तो कोई मोना हमारे बीच नहीं आ सकती। चुप क्यों हो अनामिका? एक बार, बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, उसके बाद मुझे चाहे जिससे लड़ना पड़े, चाहे किसी के भी खिलाफ जाना पड़े, मैं जाने को तैयार हूँ। बोलो अनामिका, ऐसे चुप मत रहो। अनामिका अब भी खामोश थी। आदित्य उसके और करीब आया तो अनामिका ने उसे खुद से दूर करके कहा, हम आपसे प्यार नहीं करते। आदित्य ने सुना तो बेचैनी से कहा, झूठ बोल रही हो ना तुम, ऐसे मत कहो अनामिका, एटलीस्ट मुझसे सच बोल सकती हो। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम आपसे प्यार नहीं करते। हमारे हंसने मुस्कुराने परवाह करने को आपने प्यार समझ लिया। हमने कभी नहीं कहा आपसे कि हम आपसे प्यार करते हैं, फिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? अनामिका ने सहजता से कहा, नाराज हो मुझसे, जानता हूँ वहाँ पापा के सामने कुछ नहीं बोल पाया, इसलिए ये सब बोल रही हो अनामिका। जानता हूँ तुम्हारे दिल में भी वही है जो मेरे दिल में है, कहते हुए आदित्य जैसे ही उसे समझाने के लिए आगे बढ़ा। अनामिका ने एक थप्पड़ आदित्य के गाल पर रसीद करते हुए कहा, दूर रहिए हमसे। आदित्य को अनामिका से इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। उसका दिल टूट गया। अनामिका वहां से चली गई। आदित्य घुटनों के बल गिर पड़ा और सोचने लगा कि उससे कहाँ गलती हुई। आदित्य ने अनामिका को अपने दिल की बात बता दी, लेकिन अनामिका ने उसे थप्पड़ मारा और प्यार से मना कर दिया। अनामिका ने ऐसा क्यों किया ये तो सिर्फ वही जानती थी, पर आदित्य का दिल टूट चुका था। अनामिका के जाने के बाद कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। एक ही पल में उसकी सारी खुशियां गम में बदल चुकी थीं। आदित्य उठा, उसने अपने आंसू पोंछे और अपने कमरे में चला आया। कमरे में आकर वह बेचैनी से यहाँ वहाँ घूमने लगा। अनामिका के कहे शब्द कि प्यार नहीं करती बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। दिल सच में नहीं टूटता, पर एक चुभन का एहसास होता है तो आपको अंदर एक महसूस होता है। आदित्य भी इस वक्त यही महसूस कर रहा था। जब ये चुभन महसूस नहीं हुई तो आदित्य कमरे से निकलकर छत पर चला आया। आज ठंड कुछ ज्यादा ही थी, शायद आसपास में कहीं बारिश हुई हो। आदित्य सीधा दादू वाले टेबल के पास आया। वहां कुछ नहीं मिला तो वह छत पर बने छोटे से कमरे में आया, जहां दादू कभी कभार अपने जरूरत का सामान छुपा दिया करते थे। आदित्य ने वही ढूंढना शुरू किया, नहीं मिला। उसकी आंखों में गुस्सा था और चेहरा दर्द से फीका पड़ चुका था। कुछ देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद आदित्य को दादू की रखी शराब की बोतल मिल गई। आदित्य उसे लेकर बाहर आ गया। वो बोतल आधी से ज्यादा भरी हुई थी। आदित्य ने ढक्कन खोला और एक सांस में आधी बोतल पूरी गले से नीचे उतार गया। कड़वाहट के साथ साथ आदित्य को फिर से अपने दिल पर लगी चोट भी महसूस हुई। उसने बोतल दीवार पर रख दी और आकाश में निकले उस आधे चांद को देखने लगा। शराब की वजह से उसे अब ठंड भी नहीं लग रही थी। उसने ब्लेजर निकालकर दीवार पर रख दिया, शर्ट के 2 बटन खोल लिए, बाजू ऊपर चढ़ा ली। उसने बोतल की ओर देखा और एक घूंट भरा। आंखों में कुछ नमी बाकी थी। शराब उसे अब कड़वी नहीं लग रही थी। नीचे अनामिका अपने कमरे में चली आई। अवनी ने देखा तो उसके पास चली आई और कहा, आई एम सॉरी अनामिका, मुझे नहीं पता था पापा ऐसा कुछ करने वाले हैं। लेकिन भाई भी खामोश रहे। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, फिर कहते क्यों नहीं? मैं अभी जाकर पापा को सब सच बता दूंगी। नहीं अवनी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अनामिका ने अवनी का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा। लेकिन अवनी ने कहा तो अनामिका उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ी और कहा, तुम्हें हमारी कसम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। और तुम और भाई एक दूसरे से प्यार करते हो अनामिका, और सब गलत हो रहा है। अवनी ने बेचैनी से कहा तो अनामिका ने
उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, अवनी, अगर वो हमारी किस्मत में है तो वो हमें जरूर मिलेंगे। अवनी ने अनामिका के हाथों को झटका और आंखों में आंसू भरकर कहा, ऐसे खामोश बैठने से आदित्य भैया तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुमने वादा किया था ना मुझसे अनामिका कि तुम उनकी जिंदगी में आओगी, तो फिर मौना क्यों नहीं बोल रही हो भाई से कि तुम भी उनसे उतना ही प्यार करती हो जितना वो। अवनी की आंखों में आंसू अनामिका ने पहली बार देखे थे। अवनी और आदित्य के बीच हमेशा भले ही झगड़ा होता रहा हो, दोनों में कभी ना बनी हो, लेकिन आज आदित्य के लिए अवनी की आंखों में आंसू और परवाह दोनों थे। अनामिका कुछ देर उसे देखती रही और फिर उसे अपने पास बेड पर बैठाते हुए कहा, हमने जो वादा किया है वो हमें याद है अवनी, भूले नहीं है। जितना बुरा तुम्हें लग रहा है उतना ही बुरा हमें भी लग रहा है, लेकिन अंकल जी की नज़रों में गिर नहीं सकते हैं हम। उन्होंने हमें इस घर में रहने के लिए जगह दी, इतना प्यार दिया। आज अगर हम उनके फैसले के खिलाफ जाते हैं तो गलत होगा अवनी, और जो गलत आदित्य भाई के साथ होगा उसका क्या। मोना अच्छी लड़की नहीं है, ये जानती हो ना तुम, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। भाई का भी खुश नहीं रहेंगे अनामिका। अनामिका खामोश हो गई। कुछ देर बाद जीजू और तनु भी कमरे में चले आए। काव्या भी उनके साथ थी। अनामिका ने उठने की कोशिश की तो जीजू ने उसे बैठे रहने का इशारा किया और पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। तनु अनामिका की बगल में बैठ गई और काव्या अनामिका की गोद में आ गई। कमरे में एक खामोशी छाई रही और फिर जीजू ने कहा, यह अच्छा नहीं हुआ। मौसा जी ने बिना किसी जानकारी आदित्य और मोना का रिश्ता तय कर दिया, वो भी सबके सामने। और आदित्य उस पर तो मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो कुछ नहीं बोला उस वक्त। यही बात तो मुझे नहीं समझ आ रही कि आदित्य ने कुछ कहा क्यों नहीं। मोना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी वो चुपचाप सुनता रहा। तनु ने कहा तो जीजू थोड़े गुस्से में बोले, दिमाग खराब हो गया है साले साहब का। हर बार वो अपनी मन मर्जी करते हैं, ये सोचे बिना कि उनके इस हरकत से अनामिका के दिल पर क्या गुजरेगी। हम ठीक हैं, तुम ये अच्छा बनना बंद करो अनामिका। तुम्हारे इस अच्छेपन की वजह से ही आज वो मोना के साथ है। जीजू ने अनामिका से भी गुस्से में कहा। सोमित को गुस्सा होता देखकर तनु ने कहा, शांत हो जाओ सोमित, आप अनामिका से ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। तो और क्या करूं, ये दोनों पागल हैं। जानती हो तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन कोई किसी से कहेगा नहीं। वो इसके लिए पूरी दुनिया से लड़ लेगा, खुद इससे लड़ लेगा, लेकिन इसे नहीं कहेगा कि वो इसे चाहता है। और अनामिका उसे समझती है, परवाह करती है, उसके लिए प्रार्थना करती है, उसके दुख में रोती भी है, लेकिन ये भी उससे नहीं कहेगी। ये कैसा प्यार है इनका तनु, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन गुस्सा आ रहा है मुझे, क्योंकि ये दोनों बेवकूफ़ अपनी खामोशी की वजह से दूर हो जाएंगे। जीजू ने सब एक सांस में कह डाला, लेकिन अनामिका अब भी खामोश थी। कोई नहीं जानता था उसके मन में क्या चल रहा है। तनु ने देखा तो उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, सोमित सही कह रहे हैं अनामिका, तुम्हें बोलना चाहिए। क्या पता उसके बाद आदित्य कुछ करे और तुम दोनों के लिए कोई सही फैसला ले सके। अनामिका ने कुछ नहीं कहा तो जीजू ने गुस्से से कहा, खामोश मत रहो अनामिका, तो हम क्या करें। अनामिका ने उदास होकर कहा, लड़ो। जीजू ने कहा। अनामिका, तनु, अवनी तीनों जीजू को देखने लगे तो जीजू कहने लगे, हाँ अनामिका, लड़ना होगा तुम्हें। अगर तुम्हें आदित्य चाहिए तो तुम्हें अपनी खामोशी तोड़नी होगी और जाकर मौसा जी से कहना होगा कि तुम आदित्य को पसंद करती हो। जब तुम्हारे कहने पर वो आकाश की शादी के लिए मान सकते हैं, तो तुम्हारे और आदित्य के रिश्ते के लिए क्यों नहीं मानेंगे। वो लड़का तुम्हें बहुत चाहता है अनामिका, उसकी खुशी अब तुम्हारे हाथ में है। अनामिका कुछ देर खामोश रही तो जीजू को अच्छा नहीं लगा और वो वहां से उठकर कमरे से बाहर निकल गए। घर में सबके चेहरे उतरे हुए थे। मोना नीचे हॉल में ही बैठी अपना फोन चला रही थी। जीजू ने एक नज़र उसे देखा और आदित्य को समझाने उसके कमरे की ओर बढ़ गए, लेकिन आदित्य वहां नहीं था। जीजू नीचे आए, आदित्य को ढूंढा, लेकिन वो नीचे कहीं नहीं देखा। जीजू ने आदित्य का फोन ट्राई किया, लेकिन वो बंद आ रहा था। अब जीजू को चिंता होने लगी थी। उन्होंने देखा सभी गाड़ी और आदित्य की बाइक घर में ही है। जीजू वापस ऊपर चले आए। आकाश अपने कमरे में था। उसकी नई नई शादी हुई थी
और बस यही सोचकर जीजू उसे परेशान नहीं करना चाहते थे। वह आखिरी उम्मीद के साथ ऊपर चले आए। उनकी जान में जान आई, पर साथ ही गुस्सा भी कि घर के सब लोगों को परेशान करके वह ऊपर छत पर था। जीजू उसके पास आए तो उसके हाथ में शराब की बोतल देखकर चौंक गए और कहा, आदित्य, ये सब क्या है? तुम कब से शराब पीने लगे? अरे जीजू, आप आओ आओ, मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आए हो आप। गुड गुड, वेरी गुड, आदित्य ने लड़खड़ाती जबान में कहा। आदित्य, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम शराब पी रहे हो? जीजू ने गुस्से से बोतल उससे छीन कर कहा। तो आदित्य नौटंकी करते हुए कहने लगा, कौन कमबख्त शराब पीना चाहता है? वो तो इसलिए पी ताकि उनका खुमार उतर सके। आदित्य ने जीजू से बोतल लेने की कोशिश की तो जीजू ने आदित्य की ओर हवा में हाथ लहराते हुए कहा, ज्यादा बकवास की तो एक पड़ेगी उल्टे हाथ की। हालांकि उनका हाथ हवा में ही था। आदित्य ने देखा जीजू उसे पीटने वाले हैं तो वह उनके पास आया और उनके हाथों को अपने गाल पर मारते हुए कहने लगा, मारिए ना, आप भी मार लीजिए। जीजू ने देखा आदित्य रोने लगा है तो उन्होंने बोतल को दीवार पर रखा और आदित्य को संभालते हुए कहा, आदित्य, क्या हुआ? ऐसी हालत क्यों बना रखी है अपनी? आदित्य जीजू के हाथों से फिसलकर दीवार से पीठ लगाए नीचे बैठ गया और कहने लगा, पापा ने बिना मेरी बात सुने थप्पड़ मार दिया और उस अनामिका ने सब सुनकर भी मुझे थप्पड़ मारा। मेरी क्या गलती थी? मैंने पापा से मोना का सच छुपाया, ये गलती थी? या मैंने अनामिका को आई लव यू कहा, ये गलती थी? जीजू ने आदित्य की बात सुनी तो उसके पास बैठे और कहा, तुमने अनामिका को अपने दिल की बात बता दी? आदित्य ने आंखों के आंसू पोंछते हुए सुमित को देखा और कहा, हाँ जीजू, मैंने बता दिया उसे सब कुछ। वो हर बात जो मैं उसे लेकर महसूस करता था, मैंने सब बोल दिया उसे। लेकिन वो कहती है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। कहते कहते आदित्य की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए और फिर एकदम से वो गुस्सा होकर बोला, झूठ बोलती है वो। झूठ है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। उसकी आंखों में देखा है मैंने, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। लेकिन आज उसने मेरा दिल तोड़ दिया जीजू। उसने यहाँ मारा। आदित्य गाल की ओर इशारा किया, लेकिन दर्द यहाँ हुआ। उंगली सीने के बाईं तरफ रख देता है। आंसू आंखों में घेर आए। मैंने दो लोगों से बहुत प्यार किया है। एक पापा, जिन्हें मैं जता नहीं पाता कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उनसे माँ से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। और दूसरी अनामिका, जिसने मुझे जीना सिखाया, हंसना सिखाया, प्यार करना सिखाया, और आज वो कहती है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। जीजू ने सुना तो उन्हें बहुत हैरानी हुई, लेकिन आदित्य को ऐसे हाल में देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने आदित्य को गले लगाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा आदित्य, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। आदित्य उनके गले लगा रहा। आंखों के सामने अब भी बार बार अनामिका का थप्पड़ मारना नजर आ रहा था। कुछ देर बाद जीजू आदित्य को अपने साथ नीचे ले आए, उसे उसके कमरे में लेटाया और लाइट ऑफ करके दरवाजा बंद कर दिया। जीजू नीचे चले आए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। नीचे आकर वह डाइनिंग टेबल के पास बैठकर सोचने लगे। कुछ देर बाद तनु आई और कहा, सुमित, रात बहुत हो चुकी है, चलो चलकर सो जाओ। सुमित वहीं बैठा रहा तो तनु भी उसके पास बैठ गई और कहने लगी, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप आदित्य और अनामिका के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो दोनों को समझने को तैयार ही नहीं हैं। ना आदित्य कुछ कह रहा है, ना अनामिका, दोनों खामोश हैं। सुमित ने तनु के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और कहने लगा, इस घर ने और इस घर के लोगों ने हमें बहुत कुछ दिया है तनु। हमारे घर वालों के बाद मौसा जी और मौसी जी ने हमें संभाला, प्यार दिया, सम्मान दिया। इस घर के तीनों बच्चे मुझे प्यारे हैं, लेकिन आदित्य के साथ एक अलग ही रिश्ता बन चुका है मेरा। वो मेरा साला होने के साथ साथ मेरा अच्छा दोस्त भी है। आज पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखे हैं मैंने। वो सच में अनामिका को बहुत चाहता है तनु। मैं जानती हूँ सुमित, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं। मोना से उसके रिश्ते की बात करके मौसा जी ने मामले को और पेचीदा बना दिया है। मुझे लगता है आपको एक बार मौसा जी से बात करके देखनी चाहिए। उन्होंने जो फैसला लिया है उसमें कोई ना कोई तो गड़बड़ है। ये मोना का इस घर में अचानक वापस आना, जरूर इसकी कोई चाल है। हाँ तनु, मुझे भी यही लगता है। अनामिका और आदित्य कहीं ना कहीं मोना के जाल में फंस चुके हैं और इसी वजह से अनामिका खामोश है।
आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। दोनों कुछ देर वहीं बैठे रहे और फिर सोने चले गए। सुबह नीता आज सबसे पहले उठ गई और राधा के साथ किचन में सबके लिए चाय बनाने लगी। राधा को बहुत अच्छा लगा। नीता सबके लिए चाय ले आई। सभी हॉल में बैठे थे। अनामिका अपने कमरे में थी। अब नहीं जानती थी रात भर वो सोई नहीं थी, इसलिए उसने उसे उठाया नहीं। नीता ने सबको चाय दी। दादू जीजू राकेश जी से बात करना चाहते थे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी उस वक्त कि वे आदित्य के बारे में बात कर सकें। कुछ देर बाद आदित्य उठा। उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। वह नीचे आया और डाइनिंग के पास बैठ गया। नीता ने उसे भी चाय दी तो आदित्य ने चाय वापस ले जाने को कहा। पर आपको तो चाय पसंद है ना देवर जी, नीता ने कहा। आदित्य अनामिका पर गुस्सा था, लेकिन उतारा नीता पर और कहा, अब आप बताएंगी मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। आदित्य, ये कोई तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? माफ़ी मांगो नीता से। राकेश जो कि कुछ ही दूर सोफे पर बैठे थे, उन्होंने गुस्से से कहा। आदित्य उठा और बिना माफ़ी मांगे वापस ऊपर चला गया। नीता का चेहरा उतर गया तो राधा उसके पास आई और कहा, उसकी बात का बुरा मत मानना बेटा, वो कल से थोड़ा परेशान है, इसलिए अनजाने में ऐसी बात बोल गया। उसकी बात का बुरा मत मानना बेटा, वो कल से थोड़ा परेशान है, इसलिए अनजाने में ऐसी बात बोल गया। उसकी तरफ से मैं माफ़ी। अरे नहीं मम्मी जी, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे पता है वो कितने अच्छे हैं, आप माफ़ी मत मांगिए प्लीज़, नीता ने प्यार से राधा के हाथ पकड़कर कहा। राधा ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को छुआ और फिर सबके लिए नाश्ते की तैयारी करने अंदर चली गई। राकेश ने आज ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी तो वह बाकी का काम निपटाने लगे थे। जीजू उनसे बात करने बाहर लॉन में चले आए। जीजू को अपने पास देखकर राकेश ने फोन काटते हुए कहा, हाँ दमान जी, कुछ कहना है आपको? जी मौसा जी, आपसे कुछ बात करनी थी आदित्य के बारे में। आदित्य का नाम सुनकर राकेश का चेहरा कठोर हो गया और उन्होंने कहा, अगर उसके रिश्ते के बारे में बात करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं फैसला कर चुका हूं। मोना और उसकी शादी होगी, लेकिन आदित्य उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वह लड़की इस घर के लायक नहीं है। लायक तो आदित्य भी नहीं है इस घर के। ये आप क्या कह रहे हैं मौसा जी? आप आदित्य को गलत समझ रहे हैं। जो कुछ हो रहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये आप कह रहे हैं दामाद जी, उसने जो किया है ये जानने के बाद शायद आप ये ना कहेंगे। क्या किया है आदित्य ने? जीजू ने हैरानी से पूछा। राकेश ने सोमित जीजू को मोना और आदित्य के रिश्ते और उन फोटोग्राफ्स के बारे में बताया जो उन्हें मिले थे। जीजू ने सुना तो एक धक्का सा लगा। उन्हें खामोश देखकर राकेश ने कहा, क्या अब भी आपको लगता है आदित्य ने कुछ गलत नहीं किया? इतना सब होने के बाद भी वो लड़की आदित्य के साथ रहने के लिए तैयार है। ये रिश्ता तय करके मैंने इस घर की इज्जत को बरकरार रखा है दामाद जी। पापा और राधा को जिस दिन ये सच पता चला क्या बीतेगी उन पर? जीजू ने कुछ नहीं कहा, बस वहां से अंदर चले आए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आदित्य ऐसा भी कुछ कर सकता है। जैसे ही वह अंदर आए तनु उनके पास आई और कहा, मौसा जी से बात हुई क्या? क्या कहा उन्होंने? बोलो ना, चुप क्यों हो आप? सोमित ने कुछ नहीं कहा। तनु को साइड किया और सीढ़ी की ओर बढ़ गए। जीजू ऊपर आए। आदित्य बालकनी के पास खड़ा बाहर देख रहा था। जीजू गुस्से से उसकी ओर आए और कंधे से पकड़कर उसे अपनी ओर किया और थप्पड़ सीधा उसके गाल पर रसीद करते हुए कहा, तो ये था तुम्हारा सच जिसे अब तक सबसे छुपाते आ रहे थे। मैंने मासूम समझा था तुम्हें और तुमने ये ठीक नहीं किया आदित्य। शर्म आ रही है मुझे तुम पर। जीजू गुस्से से भरे थे और आज आदित्य को वो सीधा तुम कहकर बात कर रहे थे। आज उनकी आवाज में ना आदित्य के लिए प्यार था और ना परवाह थी। आदित्य ने उनकी बात सुनी तो हंसने लगा और फिर एकदम से रुककर कहा, बहुत सही जीजू, इसी लायक हूँ मैं, इन्हीं थप्पड़ों और इसी नफरत के लायक हूँ। जैसा सबने समझा आपने भी मुझे वही समझ लिया। तो फिर जाइए ना यहाँ से। यहाँ क्यों खड़े हैं? आखिर में चिल्ला उठा वो। जीजू वहां से चले गए। आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि इस वक्त कोई उसे समझने को तैयार ही नहीं था और समझना चाहता भी तो उसके बीच मोना का झूठ आ रहा था। घर में काफी टेंशन का माहौल था। ऐसे में आकाश नीता के लिए परेशान था। वह कल ही शादी होकर इस घर में आई थी और अब ये सब हो रहा था।
जब नीता अपने कमरे में थी तो आकाश उसके पास आया और कहने लगा, सुबह आदित्य ने जो बिहेव किया उसके लिए सॉरी नीता। घर का माहौल अचानक से इतना खराब हो चुका है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ना पापा को समझना चाहते और आदित्य से तो इस वक्त बात करना ही बेकार है। वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता। मुझे उनकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, उल्टा उनके लिए दुख हो रहा है। इस वक्त वो जिस दौर से गुजर रहे हैं उन्हें आप सबके साथ की ज़रूरत है। पापा ने जो किया वो उनके नज़रिए से सही हो सकता है, लेकिन देवर जी के लिए नहीं। घर में जो माहौल है वो मैं समझ सकती हूँ। मुझे तुमसे या घर वालों से कोई शिकायत नहीं है, ये सब मेरे भी अपने हैं। नीता ने बड़े प्यार से आकाश के सामने अपनी बात रखी। आकाश ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगा, मैं बहुत लकी हूँ नीता जो तुम मुझे मिली। लकी तो मैं हूँ आकाश, जिसे इतना प्यार करने वाला पति और इतना अच्छा परिवार मिला। नीता ने उसके कंधे पर सर टिकाते हुए कहा। दोनों कुछ देर बातें करते रहे। उधर अनामिका उठी। घड़ी में सुबह के 10 बज रहे थे। वह उठी तो महसूस हुआ उसकी आंखें बहुत दर्द कर रही थीं। मोना अपने घर जा चुकी थी। अनामिका उठी और नहाने चली गई। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें उदास और खाली। उसकी हंसती खेलती जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आएगा उसने कभी सोचा नहीं था। अनामिका तैयार होकर नीचे आई। कॉलेज की छुट्टियां हो चुकी थीं, इसलिए कॉलेज जाना नहीं था। नीचे आकर वह किचन में राधा की मदद कराने लगी। राधा उससे बात करना चाहती थी, पर अनामिका का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसका मन नहीं किया उसे हर्ट करने का। नाश्ता तैयार होने के बाद अनामिका ने उसे टेबल पर लगा दिया। सभी नाश्ते के लिए नीचे चले आए। अनामिका बार बार सीढ़ियों की ओर देख रही थी, लेकिन आदित्य नीचे नहीं आया था। नाश्ता करके सभी हॉल में बैठे थे। अनामिका भी वहीं पास ही खड़ी थी। नीता के घर से सबके लिए तोहफे आए थे तो सभी वह देख रहे थे। राकेश, दादू, दादी, राधा, आकाश, नीता, तनु, सोमित और अवनी भी वहां बैठे थे। कुछ देर बाद ही आदित्य आया। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि उसने अनामिका की तरफ देखा तक नहीं और सबके बीच चला आया। आकाश ने आदित्य के नाम से आया तोहफा उसकी ओर बढ़ाकर कहा, ये तेरे लिए आया है। आदित्य ने तोहफा लेकर साइड में रख दिया और कहा, पापा, मैं मोना से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आदित्य ने जैसे ये बात कही, सबके चेहरे उसकी ओर घूम गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य ऐसा कर रहा है। लेकिन मेरी एक शर्त है, आदित्य ने आगे कहा तो राकेश ने बिना किसी भाव से कहा, कैसी शर्त? सगाई कल शाम ही होगी, आदित्य ने कहा तो राकेश उठकर उसके पास आए और कहा, ठीक है, एक छोटी सी एंगेजमेंट पार्टी रख देते हैं। उम्मीद है तुमने अपने लिए पहली बार कोई सही फैसला किया है। मैं मोना के पापा से मिल लेता हूँ, कहकर राकेश वहां से चले गए। राधा ने अपना सर पकड़ लिया। आदित्य के इस फैसले से उस वक्त कोई खुश नहीं था। उसने किसी से बात नहीं की और वहां से जाने लगा। जाते जाते अनामिका के सामने आकर रुका और कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें अच्छा बनने का, दूसरों को खुश रखने का, तो अब बैठकर मेरी बर्बादी का तमाशा देखो। गुस्से में आकर आदित्य ने गलत फैसला ले लिया, जिसका सब पर असर पड़ा। लेकिन अनामिका वैसे ही खामोश थी और उसकी खामोशी की वजह कोई और नहीं समझ पा रहा था। आदित्य वहां से चला गया तो अनामिका मंदिर में आई। वहां से पूजा के लिए थाली उठाई और दादी माँ से आकर कहा, दादी माँ, मंदिर चलें। इस वक्त दादी माँ ने थोड़ा हैरानी से कहा, हाँ, मन थोड़ा अशांत है, बस इसलिए चलिए ना। अनामिका ने कहा तो दादी उसके साथ मंदिर के लिए निकल गईं। रास्ते भर अनामिका खामोश रही और आदित्य के बारे में सोचती रही। उसे आदित्य का उदास चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अनामिका और दादी पैदल चलते हुए कुछ ही दूर पर बने शिव मंदिर पहुंची। दोनों ने भगवान के दर्शन किए और कुछ देर के लिए वहीं सीढ़ियों पर बैठ गईं। अनामिका को उदास देखकर दादी ने कहा, क्या बात है अनामिका, आज इतनी उदास क्यों है तू? कुछ नहीं दादी माँ, बस मन थोड़ा अशांत है। मन इसलिए अशांत है क्योंकि तुम्हारे मन में कुछ चल रहा होगा जिसमें तुम्हारा दिमाग उलझा हुआ है, दादी ने कहा तो अनामिका चुपचाप उनकी ओर देखने लगी। दादी माँ ने अनामिका की खामोशी को भांपते हुए कहा, बातों को मन में रखने से कई बार हम बहुत कुछ खो देते हैं अनामिका। हाँ दादी माँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी सामने नहीं लाई जाती।
अनामिका फिर दूसरी ओर देखने लगी। पता नहीं किसकी नज़र लगी है, इन बच्चों को कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अभी अभी आकाश की शादी हुई है और आदित्य चाहता है उसकी भी हो। इतनी जल्दी फैसला क्यों ले रहा है वो लड़का? हो सकता है दादी माँ इसके बाद सब ठीक हो जाए। अनामिका ने कहा कि उसकी नज़र मंदिर के ही बगल में बने कैफे के गेट की ओर देखा और उठते हुए कहा, दादी माँ आप यहीं रुकना, हम आते हैं। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? दादी ने कहा। लेकिन तब तक अनामिका वहाँ से जा चुकी थी। वह छुपते छुपाते कैफे के गेट पर आई और फिर अंदर चली आई। कैफे के कॉर्नर में उसे बैठी मोना दिखी किसी लड़के के साथ। अनामिका मेन्यू की आड़ लेकर वहीं पीछे टेबल के पास बैठ गई। उसने देखा मोना ने पर्स से कुछ नोट निकाले और लड़के की ओर बढ़ाकर गुस्से से कहा, ये लो पैसे और आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना। लड़के ने पैसे लिए और कहा, ज़रूरत होगी तो बुलाना तो पड़ेगा ही ना। वैसे भी तुम तो मेरी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो। सुनो, मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो और ये बताओ कि आखिर तुम उस क्लिप के बदले मुझसे क्या चाहते हो? 30 लाख। आई नो मामूली सी रकम है तुम्हारे लिए। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मिल जाएंगे लेकिन कुछ दिन बाद। एक बार मेरी आदित्य से शादी हो जाए उसके बाद, तब तक तुम चुप रहो। ओके मेरी जान, तब तक क्लिप भी तुम्हें नहीं मिलेगी, लड़के ने कहा और उठकर पैसे लेकर चला गया। उसके जाते ही मोना ने भी अपना चश्मा आंखों में लगाया और कैफे से बाहर निकल गई। अनामिका ने कार्ड चेहरे के सामने से हटाया और सोचने लगी, क्लिप, पैसे, आखिर ऐसी कौन सी क्लिप है जिससे मोना इतना डर रही है? और ये लड़का कौन है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है? कुछ तो है इन दोनों के बीच, लेकिन कैसे पता लगाऊं? अनामिका सोचती रही और फिर उसे दादी माँ का ख्याल आया जो कि मंदिर में अकेले थीं। अनामिका वापस लौट आई तो दादी माँ ने कहा, कहाँ चली गई थी अनामिका? कुछ नहीं दादी माँ, मुझे लगा मेरी कोई दोस्त है वहाँ। अनामिका ने झूठ कह दिया। तो मिली तेरी दोस्त? दादी माँ ने अनामिका का हाथ थामकर सीढ़ियों से उतरते हुए कहा, नहीं दादी माँ, ऐसे ही कोई और थी, चलिए घर चलते हैं। कहते हुए अनामिका ने पलटकर भगवान की मूर्ति को देखा और मन ही मन कहा, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए भगवान। अनामिका और दादी दोनों घर चली आईं, लेकिन घर में आते ही उसके साथ एक नई घटना घटी। अवनी उससे बात नहीं कर रही थी, ना ही तनु। जीजू और तनु वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। अनामिका ने काव्या से बात करने की कोशिश की तो तनु काव्या का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। अनामिका को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह तनु की नाराजगी समझ रही थी। अनामिका गेस्ट रूम में आई जहां जीजू अपना सामान अपने बैग में रख रहे थे। अनामिका ने उनके पास आकर कहा, आप जा रहे हैं जिया जी? सुमित ने अनामिका की ओर देखा और फिर वापस बैग जमाते हुए कहने लगे, यहाँ रुककर भी क्या करेंगे अनामिका? वैसे भी सब बिखर चुका है, जो बिखर चुका है उसे समेटने के लिए रुक जाइए। अनामिका ने जीजू के सामने बेड पर बैठते हुए निराशा भरे शब्दों में कहा, क्या समेटूं अनामिका? तुम कुछ सुनना नहीं चाहती और आदित्य वो अब किसी की सुनेगा नहीं। जिद और गुस्से में आकर उसने जो फैसला किया है उसके लिए उसे जिंदगी भर पछताना होगा और ये सब मैं यहाँ रहकर नहीं देख सकता। इसलिए मैंने आज ही दिल्ली जाने का फैसला किया है। मत जाइए प्लीज़, जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। आदित्य जी को इस वक्त किसी के साथ की ज़रूरत है। ऐसे में आपका उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। इस घर में अगर वह किसी के करीब हैं तो वो आप ही हैं जीजू। मुझसे ज़्यादा ज़रूरत उसे तुम्हारी है अनामिका। जीजू ने अनामिका की आंखों में देखते हुए कहा ताकि उसकी आंखों में उसका मन झांक सके। लेकिन जीजू की बात सुनकर अनामिका दूसरी ओर देखने लगी और कहा, वो इस वक्त हमारी भी नहीं सुनेंगे। उनका गुस्सा जानते हैं हम। जब इतना सब जानती हो तो उसके बारे में तो फिर क्यों कर रही हो ये सब? अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जीजू की तरफ देखते रही और फिर कुछ देर बाद कहा, बस कल शाम तक रुक जाइए, उसके बाद हम आपको नहीं रोकेंगे प्लीज़।